बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, जिनको हिमाचल प्रदेश का 29वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस समय हमारे साथ इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं, उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन जब जिम्मेदारी होती है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें साथ में आती हैं, चुनौतियों के तौर पर भी। और एक क्योंकि संवैधानिक पद पर अब आप बैठने वाले हैं, तो उन सारी चीजों को भी आपको आगे बढ़ाना है। इस जिम्मेदारी को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ रहने वाला है आगे आपका रोड मैप? मैं आपसे ही ये जानना चाहूंगा शिव प्रताप जी। देखिए, अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वो पूरी तौर पर कार्य करता रहा हूं और अब मुझे दल के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, इसने तय कर करके मुझे राज्यपाल के रूप में बनाया। और महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। तो दोनों में अंतर है। मैं अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जिम्मेदारी है उसको उसी तरह से पूरी तौर पर सिद्ध करूंगा जिस तरह से अब तक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का किया है। लेकिन शिव प्रताप शुक्ला जी, चूंकि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि जिस पद पर आप बैठने वाले हैं, एक तो संवैधानिक पद, जाहिर बात है ऐसे पद पर बैठने पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और आपने खुद कहा कि आप उन संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन करेंगे। लेकिन इस समय हम लोग जो मौजूदा परिस्थिति देख रहे हैं और वैसे परिस्थिति के अंदर आपको हिमाचल के अंदर राज्यपाल के तौर पर आपकी नियुक्ति का किया जाना, और वहां पर आप देख रहे हैं कि जो सत्ता है वो कांग्रेस की है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वर्षों में देखी हैं। क्या एक बड़ी चुनौती के तौर पर आप इसको देखते हैं कि वो संवैधानिक मूल्यों को भी साथ में लेकर चलना है, आपको दोनों की बातों को सुनना है? कैसे इसको आप कर पाएंगे और किस तरीके से आप इन सारी चीजों के बीच में समन्वय बिठाएंगे? थोड़ा सा ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, जो भी संविधान प्रदत्त अधिकार मेरे पास है, एक गवर्नर के पास रहेगा। शपथ लेने के बाद मैं इस बात को महसूस कर सकूंगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक राज्यपाल का दायित्व होता है कि संवैधानिक व्यवस्था का ही पालन करे और कराए। तो मैं उसी को पूरा करने का काम करूंगा। शिव प्रताप शुक्ला जी, आपने कहा चूंकि आप तो एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के, और जिस पद पर अब आप जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हर किसी का एक स्वप्न होता है कि ऐसे संवैधानिक पदों पर वो पहुंचे अपनी उस मेहनत से, जिसकी वजह से वो पार्टी के साथ, उनके कार्यक्रमों के साथ जुड़ा। लेकिन अभी आप इसके पीछे के कारण को कैसे देखते हैं, और आपको राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जाना, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? थोड़ा सा अगर इस विषय को भी आप बता पाए। नहीं, मैं ये महसूस करता हूं कि जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था, बीच में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हुआ, और आगे चल कर करके एक राज्य का संवैधानिक दायित्व दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सबको समान मानते हुए ईमानदारी अगर अपनाई जाए तो सब का सब पूरा होता है। इस तरह किसी चिंता की मुझे आवश्यकता नहीं है। शिव प्रताप शुक्ला जी, चूंकि आपका एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, चाहे मैं उसको सांसद के तौर पर देखूं, चाहे मैं उसको एक मंत्री पद के तौर पर देखूं, चाहे आपने कहा कि आप जुड़े रहे एबीवीपी के साथ, या एक बतौर कार्यकर्ता, वहां से यहां तक का सफर कैसा रहा है आपका? अगर आप थोड़ा सा इस सफर के बारे में बता पाएं, और यहां तक पहुंचना किस तरीके से आपको लगता है कि आपने जो एफर्ट्स डाले, या फिर आपने जिस तरीके से डेडिकेशन दिखाया, या आप जिस तरीके से दृढ़ संकल्प रहे, उस वजह से आप यहां तक पहुंचे, अब तक की इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? मैं महसूस करता हूं कि विद्यार्थी जीवन में पूरा संघर्ष रहा। इमरजेंसी में 19 महीने तक जेल रहा, और इमरजेंसी के बाद फिर विद्यार्थी परिषद के होल टाइमर के रूप में काम करता रहा। मैं वापस होने के बाद 89 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना,
और 2002 तक चला। 2002 में मैं समझता हूं कि मुझे ही अपने ही कुछ लोगों से झेलना पड़ा, लेकिन और तब मैंने तय कर लिया कि अब मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर मुझे कितना भी कहा गया, मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, मैं संगठन का काम करता रहा। तो मैंने कभी टिकट मांगा नहीं, दल ने हमेशा हर जिम्मेदारी मुझे दिया और उसको मैं सफलतापूर्वक निभाया। आज मैं महसूस करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व ने जो दायित्व के पद पर मुझे ले जाने का संकल्प लेने का काम किया है, मैं उनके अपेक्षाओं पर अपने को पूरी तौर पर सिद्ध करने का काम करूंगा। लेकिन शिव प्रताप जी, क्या आप ये मानते हैं कि ये एक बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम होगा, कार्य होगा कम से कम, क्योंकि अभी आप जहां से जुड़े रहे या जिन संस्थाओं के साथ आप जुड़े रहे या जिस पार्टी के साथ आप जुड़े रहे, अब आपको एक संवैधानिक पद पर बैठना है। और मैंने पहले भी कहा कि राज्यपाल का जो पद है उसको लेकर के बहुत सारी चीजें हम लोगों ने विगत कई वर्षों में देखी हैं, लगातार उसको लेकर के सवाल हैं। क्या एक बहुत चुनौती मानते हैं, एक बड़ा चैलेंज मानते हैं जिस पद पर आपको भेजा जा रहा है या जिस पद के लिए आपकी नियुक्ति हुई है, क्या ये चैलेंजिंग है आपके लिए? अगर जीवन में चुनौती न रहे तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे मानना है कि मेरा पूरा जीवन चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन सकारात्मक। तो इस चुनौती को भी मैं सकारात्मक भाव से निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करूंगा। तो शिव प्रताप जी, क्या आप ये मानते हैं कि आप जिस अब मकसद के साथ जुड़े थे राजनीति में, क्योंकि छात्र जीवन से आपने राजनीति की शुरुआत की और उसके बाद आप मंत्री तक रहते हुए और उसके बाद आज आप राज्यपाल के पद पर जा रहे हैं, क्या उस ध्येय को या उस लक्ष्य की ओर अब आप बढ़ चुके हैं, या जो लक्ष्य आपने बनाया था वहां तक पहुंचे हैं, या संभावनाएं तो चूंकि जीवन भर रहती हैं तो अभी भी आप उस स्टैंड पर हैं कि नहीं आगे भी कुछ और हो सकता है बेहतर, लेकिन अभी राज्यपाल के पद पर पहुंचे हैं, इसके लिए आप समझते हैं कि जिस ध्येय के साथ बढ़े थे वहां तक पहुंच गए हैं कम से कम? मैं महसूस करता हूं कि प्रधानमंत्री ने एक बात कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और सबसे बड़ी बात कही थी कि व्यक्ति हमेशा कार्यकर्ता के भाव से अगर रहे तो उस पर कभी भी आक्षेप नहीं लग सकता है। तो मैं कार्यकर्ता के भाव से हूं, आगे संवैधानिक व्यवस्था के कार्यकर्ता के रूप में रहूंगा, संविधान के व्यवस्था का पालन करने वाला कार्यकर्ता रहूंगा, इस नाते कोई आक्षेप नहीं लगेगा। शिव प्रताप जी, थोड़ा सा राजनीतिक जीवन के बारे में और बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत कुछ आपके बारे में इसलिए भी जानना चाहते हैं, और खासतौर से वो लोग जो कि अभी अभी हम लोग देख रहे हैं और उस समय मौजूदा दौर की जो राजनीति के अंदर नए लोगों का पदार्पण है, राजनीति से कितना इतर आप इसको देखते हैं? एक तो संवैधानिक पद पर अब आप बैठने वाले हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि आप संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन करेंगे, लेकिन राजनीति से और फिर संवैधानिक पद तक पहुंचना, ये जर्नी कैसी है? और क्या आपको लगता है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, दोनों में अपने आप को एडजस्ट कर पाना एक बड़ी चैलेंज है, एक बड़ा चुनौती है? और कैसे अपने इस पूरे आप अपने इस पूरे जो आपका अभी तक का रहा अनुभव, इसको आप इसके साथ इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप एक संवैधानिक पद पर बैठेंगे? क्योंकि लोग ये समझना चाहते हैं, क्योंकि पहले राजनीति और उसके बाद एक संवैधानिक पद पर बैठना, क्या इसको किस नजरिए से हम लोग देखें और कितना चुनौतीपूर्ण है ये? नहीं, अगर महसूस करिए तो जब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में पहली बार बना 91 में, फिर भारत सरकार में मंत्री बना, तो वो भी एक संवैधानिक पद ही है। और उस पद को संविधान का ही शपथ उसमें भी हम लेते हैं। तो संवैधानिक पद होने के नाते उसका जो फाइलों का निर्वहन होता है वो भी होता है, इसमें भी निर्वहन जो हमको करना होगा वह यह समझ के करना होगा कि उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में मैं जा रहा हूं, उसके उत्थान के लिए मुझे कार्य करना है, तो किसी प्रकार के टकराव की बात नहीं आएगी। इस नाते ही मैंने बार बार कहा है कि संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए पूर्णतः उसका निर्वहन करूंगा और विजय प्राप्त करूंगा।
शिव प्रताप जी, चूंकि अब आप एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले हैं, तो बतौर राज्यपाल अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या रहेगा? प्राथमिकता क्या है आपकी? क्योंकि आप संवैधानिक मूल्यों का अगर निर्वहन करना चाहते हैं तो कुछ प्रायोरिटी, कुछ प्राथमिकताएं आपने तय की होंगी। क्या रहेगा आपके प्राथमिकताओं में? देखिए, जिस दिन मैं शपथ लूंगा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के नाते, जिस पर मुझे नियुक्त किया गया है, तो मेरी प्राथमिकता यही होगी कि हिमाचल के उत्थान के लिए कितना कार्य कर सकूं, हिमाचल में शिक्षा के उत्थान के लिए कितना कार्य कर सकूं, हिमाचल के बहबूदी के लिए कितना कार्य कर सकूं, यही मेरी प्राथमिकता होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और मुझे लगता है बतौर राज्यपाल ये जो प्राथमिकताएं हैं वो होनी भी चाहिए। लेकिन शिव प्रताप जी, थोड़ा आज की राजनीति के विषय में मैं जरूर आपसे बात करूंगा। हालांकि अब तो इसके बाद आप एक संवैधानिक पद पर नियुक्त हो चुके हैं, इसलिए राजनीति आपसे इतर है। लेकिन अभी जो मौजूदा वक्त की राजनीति है और अपने समय के जब आप राजनीति देखते हैं, जहां से आपने छात्र जीवन की शुरुआत करते हुए न सिर्फ राज्य के अंदर मंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री और केंद्र के अंदर मंत्री तक बनना, मौजूदा राजनीति को कितना अलग पाते हैं, या आपको क्या लगता है कि इस समय की राजनीति आप अपने नजरिए से कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि राजनीति में ईमानदारी बहुत जरूरी है। और हम अपने स्थान पर अपने प्रदेश में आज तक विवादास्पद इस नाते नहीं हो पाए कि मैंने अपने अंदर कार्यकर्ता के भाव को मरने नहीं दिया। उसी कार्यकर्ता के भाव से मैं रहा। लोगों को भी चाहिए कि एमएलए और एमपी तो कोई भी बन सकता है जी, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनना बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को यह चाहिए कि जनता के बीच में अपने जनाधार को बढ़ा करके रहे, तो किसी एमएलए और किसी एमपी से बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो जाने जाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि इस समय की मौजूदा राजनीति में थोड़ी ये चीजें कम हो गई हैं, या लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, वो लोगों के अंदर धैर्य नहीं रहा जो आप लोगों ने, क्योंकि लंबा जीवन आपका एक अच्छा खासा अनुभव रहा है और इस वजह से आप मुझे लगता है कि इस पद तक भी पहुंचे हैं, क्योंकि जो चीज आप लेकर के चले उसको आपने कंटिन्यू रखा। क्या अभी आपाधापी में या बहुत जल्दबाजी में है, या फिर कार्यकर्ता ये बहुत जल्दी समझना चाहता है कि कुछ ऐसा उसको मिल जाए जिससे वो अपनी एक पहचान उसको बना सके? क्या ये सारी चीजें मिसिंग होती हुई नजर आ रही हैं? और क्या नैतिकता या नैतिक मूल्य इस समय आपको लगता है कि मौजूदा राजनीति के अंदर है, अगर आप अपने दौर से इसको कंपेयर करें तो? मैं समझता हूं कि आज देश का प्रधानमंत्री एक चाय बनाने वाले का बेटा है। अगर वो संगठन का कार्य करते हुए प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा और अपने संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता आगे बढ़ सकता है, चल सकता है। और मैं समझता हूं कि हम उन्हीं के दिशा कदमों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अच्छा खासा आपका एक नाम रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति स्पेसिफिक मैं देखूं, या इस समय जिस तरह की राजनीति चल रही है, या जो कुछ भी हम लोग राजनीतिक टिप्पणियों के तौर पर सुनते हैं, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है? क्या आपको लगता है मौजूदा दौर के अंदर जो राजनेता हैं, कम से कम उन लोगों को इन नैतिक मूल्यों के बारे में सोचना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है, राजनीति में तो ये सब होता रहता है, कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कोई टीका टिप्पणी करने वाला विषय नहीं है? कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका तो बहुत अच्छा खासा अनुभव है, उत्तर प्रदेश के एक बड़े नाम है आप राजनीति के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अभी आप कैसे देखते हैं? गिरावट बहुत आई है और मैं समझता हूं कि एक चीज सबको ध्यान रखना चाहिए, धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात ये कभी वापस नहीं होती है। लोग अगर इस पर ध्यान दे लें तो जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं वह निश्चित रूप से अपने को सुधार लेंगे। प्रधानमंत्री जी के प्रति भी, देश के प्रति भी, सैनिकों के प्रति भी जिस प्रकार की भाषा लोग प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अपने पर विचार करना चाहिए। और जिस दिन विचार करना शुरू कर देंगे, राजनीति में शुचिता धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी।
तो इसका कारण क्या मानते हैं? क्योंकि आप लोगों ने तो वो दौर भी देखा है जिस समय लोग विपक्ष के नेताओं को भी सुना करते हो, तो विपक्ष के नेताओं को और ज्यादा संजीदगी से सुना जाता था। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ है, ये गिरावट क्यों नजर आती है? क्योंकि राजनीति तो वैसे ही हो रही है, वही विषय हैं, वही मुद्दे हैं, लेकिन ये गिरावट का आना, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं फिर आप? आपको क्यों लग रहा है, या ऐसा क्यों हम लोगों को दिख रहा है कि वो राजनीति नजर नहीं आती जो कभी आप लोगों के दौर में हुआ करती थी? देखिए, मैं एक छात्र नेता रहा हूं और छात्र नेता के जीवन का पूरा काम होता है संघर्ष का। विपक्ष के लोगों का भी काम होता है संघर्ष का, कि जनहित के समस्याओं के लिए वो कार्य करें, संघर्ष करें। विपक्ष केवल आलोचना करता रहेगा, संघर्ष नहीं करेगा, तो विपक्ष पूरी तौर पर टूटता हुआ नजर आएगा। और आज यही स्थिति हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहे, सब लोग चाहते हैं, लेकिन अगर मजबूती आएगी तो संघर्ष से आएगी। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी विपक्ष संघर्ष की स्थिति में है। चलिए शिव प्रताप शुक्ला जी, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप संवैधानिक मूल्यों को, यानी कि आप संवैधानिक की जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के आप उसका पालन करेंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मौजूदा वक्त के अंदर, क्योंकि एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर भी सरकार है, दोनों ही स्तर पर हम लोग जो आरोप प्रत्यारोप देखते हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं कि देश बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, जो चीजें दशकों तक नहीं हो पाई वो पिछले 8 सालों के अंदर कम से कम देश ने देखी हैं। लेकिन विपक्ष बिल्कुल इससे इतर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है और आप लोगों ने तो देश को और पीछे कर दिया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई में हम उस दिशा में, सही दिशा में उस प्रयास से बढ़ रहे हैं, या विपक्ष के भी कुछ आरोप ऐसे हैं जिनको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए? कैसे देखते हैं? अगर मैं न्यूट्रल आपसे जानना चाहूं, क्योंकि अब तो आप एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले हैं, बताइए। देखिए, मैं इस बात को कह सकता हूं कि विपक्ष जिस बात को यहां कह रहा है उससे देश कमजोर होता है। प्रधानमंत्री की साख पूरे विश्व में एक नेता के रूप में, बड़े नेता के रूप में बनी हुई है। वह रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कराने की भी बात अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी ही कह सकते हैं, यह विश्व की शक्तियां कहती हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी के उसको याद करें शब्द को, जब उन्होंने बांग्लादेश के युद्ध के समय यह कहा था कि हम इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री इस नाते उनका साथ दे रहे हैं, विपक्ष में थे उसके बावजूद भी कहा। और आज का विपक्ष इस प्रधानमंत्री का, जिसकी साख पूरे विश्व में जम गई है, उसको भी आलोचना सिर्फ इस नाते करता है कि वह अपने को कहीं स्थापित नहीं कर पा रहा है। विपक्ष स्थापित करे तो आलोचना बंद हो जाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर यह प्रधानमंत्री कहते हैं तो क्या विपक्ष सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास में नहीं है? अगर उस पर आए तो प्रधानमंत्री का यह शब्द पूरा होगा और विपक्ष भी भरपूर रहेगा। बिल्कुल। तो क्या शिव प्रताप जी, आप ये मानते हैं कि इस समय की मौजूदा वक्त के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर विरोध कहीं देश विरोध में पहुंच जाता है, या देश के खिलाफ हम बोलना शुरू कर देते हैं? ये जो बारीक लाइन है उससे कहीं जो एक सही तरीके का सामंजस्य है वो विपक्ष नहीं बैठा पा रहा है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि विरोध किस सीमा तक होना चाहिए और कब वो देश के लिए अहितकर हो सकता है। देखिए, विरोध संसद के अंदर भी होना चाहिए, विरोध संसद के बाहर भी होना चाहिए, लेकिन विरोध कभी भी भारत का नहीं होना चाहिए, भारत की नीतियों का नहीं होना चाहिए। लोगों को यह लगे जो दूसरे देश के हैं कि भारत के अंदर ही भारत की नीतियों की आलोचना हो रही है, वह सर्वाधिक गलत स्थिति होती है और आज का विपक्ष यही कर रहा है। मुझे लगता है कि उसको पूरी तौर पर विरोध करने का अधिकार है। सरकार की नीतियां अगर गलत है तो उसको करने का, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अगर विदेश नीति की आलोचना करेगा, अगर वह प्रधानमंत्री जो जिसकी साख बढ़ती जा रही है उसकी आलोचना करेगा, तो वह शायद देश को तोड़ने की स्थिति आती है। तो ये तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो है, वह मैं यह मानता हूं कि निश्चित रूप से गलत है। आज ये सब बातें मैं कह सकता हूं
शपथ लेने के बाद मुझे थोड़ा संभल के कहना नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो आपको एक संवैधानिक पद दिया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि आप उसका निर्वहन बेहतर ढंग से करेंगे। बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।